बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 16 आज हम पढ़ेंगे एसएससी की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। इसमें हमने आपको पता है कि कल एजुकेशनल एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कल मैंने इसकी बेसिक चीज़ें कुछ आपको करवाई थी, साथ हमने ईडीएम्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। आपको पता है कि 20% पोर्शन है और 80% पोर्शन हमारा जो है ना पेडागोजी का ना है। तो इंग्लिश को भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो कल मैंने जस्ट आपको जो ना ये एजुकेशनल असेसमेंट और मेजरमेंट्स के वाले से सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ें करवाई थी। टेस्ट मैंने करवाया था, मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट करवाए थे। एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे पास, परफॉर्मेंस टेस्ट था। इसके अलावा जो ना क्वेश्चंस की टाइप्स थी, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन थी। फिर उसके बाद आपके पास जो ना एमसीक्यूज की टाइप जो ना स्टेम किसे कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर किसे कहते हैं, की किसे कहते हैं, ये हमने की थी। इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट में फ़र्क हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा 100 मैंने एमसीक्यू एब्रीवेशन आपको दिए थे, 100 एब्रीवेशन आपको दिए थे। आपको कहा था कि ये आप क्लियर कर लें। तो आज हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट करना है। ये जो टॉपिक है हमारा, इसको अब हम स्टार्ट करेंगे आस्ता आस्ता। आपको पता है 4 लेक्चर्स में हमने इसको इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक हमने कवर करना है, असेसमेंट वाला। तो असेसमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ लें जी। असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक मल्टी स्टेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा थ्रू रिलायबल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट टूल्स। ठीक है जी, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप किसी भी बंदे की जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसको हम चेक करते हैं, जज करते हैं। रोल क्या होता है असेसमेंट का एजुकेशन में, ये भी आपने जस्ट इंटरव्यू के लिए या अपने जो है ना आपका जो डिस्क्रिप्टिव अगर टेस्ट है तो उसमें आपको लिए कवर करना है। एसएसटी के लिए, इसके पेपर के लिए इसको आप करने की जरूरत नहीं है। पर्पज ऑफ असेसमेंट के वाले से क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में आपका पेपर में आ सकता है। वो पूछा जी असेसमेंट का पर्पज कौन कौन से है। डायग्नोस्टिक भी असेसमेंट होती है, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स के लिए कर सकते हैं, मैचिंग एक्टिविटीज टू डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग टीचर अपनी प्लानिंग के लिए भी असेसमेंट कर सकता है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कर सकता है, मेकिंग कंपैरिजन के लिए कर सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी रिपोर्टिंग अचीवमेंट्स वगैरह के लिए, रिसर्च एंड करिकुलम वैल्यूएशन के लिए, ठीक है जी। और इसके अलावा मेंटोरिंग एंड नेशनल लेवल, ठीक है जो, और ये सारी चीज़ें ना पर्पस ऑफ असेसमेंट में आ जाती हैं। तो वो पूछ सकता है कि बताएं जी मंदरजा झैल में से कौन सी चीज़ जो है ना पर्पस ऑफ असेसमेंट में शामिल नहीं है। तो इनमें से 3-4 पॉइंट्स दे देगा, एक इनमें से कुछ और है इसमें ऐड कर देगा, तो ये आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, इसको आपने क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है जी टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की जो टाइप्स हैं बेसिकली हमने ये दो ही हमने पढ़नी है, नॉर्म रेफरेंस और आपके पास है क्राइटेरियन रेफरेंस। ठीक है जी, और इसमें जो है ना बेसिकली जो टाइप्स में हम 3 टाइप्स भी पढ़ते होते हैं। सबसे पहले प्री असेसमेंट होती है, इसको हम वैसे इसका नाम जो है ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होती है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास होती है जी नहीं सॉरी प्लेसमेंट असेसमेंट, प्लेसमेंट सॉरी डायग्नोस्टिक कह रहा हूँ, इसको प्लेसमेंट असेसमेंट भी कहते हैं, प्री असेसमेंट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, फिर हमारे पास जो है समेटिव असेसमेंट होती है। ये तीनों की डेफिनेशन नीचे बड़ी डिटेल से मैं बताऊंगा, ये मैंने नीचे लिखी हुई है। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो होती है ना, इसमें आपके पास ये 2 टाइप्स हमने करनी है। कि आपके पास है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, दूसरी आपके पास है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। ठीक है, इनकी आज सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम इनको बड़ी डिटेल से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो नॉर्म रेफरेंस क्या होती है जी, असेसमेंट दैट कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू लार्ज ग्रुप ऑफन यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स। क्या मतलब है कि जब आपका मुकाबला, आपका कंपैरिजन बाकी लोगों के साथ किया जाता है, इसमें जैसे आपका जो एसएसटी का होना है ना, तो एसएसटी का जो पेपर आपका होना है, इसमें आपके पेपर में कोई पास फेल का कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे में 40 वाला पास है या 50 वाला पास है या 60 वाला पास है। मीन के जिस बंदे के 60 से ऊपर नंबर आ जाएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, 60 से जिनके कम आएंगे वो सारे फेल हो जाएंगे। ऐसा इसमें एक तस्वर नहीं है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल्स है, जिस बच्चे ने अप्लाई किया हो, तकरीबन 16,000 बच्चे में इसमें अप्लाई किया हुआ है, तो 16,000 बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। और इसमें जो सीटें हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना, आपके पास 100 सीट है, फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं, तो इनमें से जो लार्ज ग्रुप है 16,000 बंदे में से जो हाईली परफॉर्मिंग 100 बंदा होगा वो पास होगा, बाकी सारे के सारे फेल कंसीडर होंगे, चाहे वो जो नेक्स्ट है उनमें से उन्होंने 100 में से 99 नंबर ही क्यों ना लिए हों। ठीक है जी, तो ये आपके पास होती है जी, इसको हम कहते हैं जी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। तो आपने किसी ग्रुप के साथ इसका कंपैरिजन करके आप देख लेना था कितने बच्चे जो है ना हाईली परफॉर्मिंग है। फिर आपके पास ना क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होता है कि आपने कोई क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट किया होता है, प्री प्लान्ड होता है। जैसे आपका मैट्रिक, एफएससी, बीएससी वगैरह में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आपने वो कहता है जी 33 वाला आप में से पास है या 40 वाला पास है। इट मीन्स कि आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया।
33 नंबर आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, 40 नंबर आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया। अब जो 40 के नंबर को जो हिट करेगा, जो मीट करेगा, वो पास होगा। जो 40 से नीचे होगा वो सारे फेल होंगे, 40 ऊपर वाले सारे पास हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस में समझ आ गई होगी। ये आपकी असेसमेंट होती है। ठीक है जी। उसके बाद मोड्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के जो मोड्स है ना जी, मार्ट जो होते हैं, इनमें से कौन कौन से? सबसे पहले आपको बताइए प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, प्लेस कहती है जगह को, इस वक्त बंदा किस पोजीशन पे खड़ा है। प्लेसमेंट असेसमेंट होती है कि जो इस वक्त आपके सामने जो बंदा है, इस वक्त उसकी असेसमेंट, उसकी जो 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 उसकी पोजीशन है वो क्या है। मीन के असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द लर्नर्स। मीन के जो भी बच्चा आपके पास नया आया है, अभी आपने उसको पढ़ाना शुरू नहीं किया, तो पहले आप क्या करते हैं, उसका एंट्री टेस्ट लेते हैं, उसको प्री असेसमेंट करते हैं। उसको हम देखते हैं कि उसकी इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है, उसको वो किस लेवल पे बंदा है, और हमने उसको किस लेवल से स्टार्ट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है आपके पास, वो इंग्लिश पढ़ने आया, तो आप इसके साथ क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे क्या उसको टेंस वगैरह आती है, इंग्लिश वोकैबुलरी भी आती है, या बिल्कुल जीरो से करते हैं तो आप देखते हैं उसको इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं कि नहीं, एबीसी उसको आती है कि नहीं। तो हम ऐसा ऐसा देखेंगे एबीसी आती है, फिर उसको देखेंगे उसको स्पेलिंग वगैरह आते हैं, वोकैबुलरी आती है, टेंस वगैरह आते हैं। तो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे जाके वो बंदा अटक जाएगा, तो अब दो टीचर को पता चल जाएगा कि जनाब इसका लेवल ये है, इससे इसके आगे उसको अब मुझे स्टार्ट करवाना चाहिए। आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। फिर आपके पास ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है कि आप बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं लेक्चर, तो लेक्चर के दौरान आपने को फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस के आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपका डेली टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है। तो डेली टेस्ट में आपको अगर किसी किस्म को कोई कंफ्यूजन हो, आपका क्वेश्चन ना ठीक हो रहा हो, तो आप वो पूछ सकते हैं कि जनाब ये मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। मीन के फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं ड्यूरिंग द सेशन। सेशन के दौरान आपकी जो असेसमेंट हो रही होती है साथ साथ, वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको जनाब अपने आप को दुरुस्त करने की, अपने आप को जनाब जो जो इम्प्रूवमेंट का चांस दिया जाता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो इस टेस्ट में आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो आपको उसका करेक्ट आंसर बता दिया जाता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करें। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की उलट होती है, आपके पास समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होती है जो आपकी सेशन के एंड पे होती है, जो आपका पीपी या एफपीएससी में टेस्ट होना है आपका। जब समेटिव असेसमेंट होती है, उसमें आपके पास जो ना कोई आपकी गलती को दोहराने का या उसको ठीक करने का, ये इंप्रूवमेंट का चांस नहीं होता, बल्कि जो गलत हो गया उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, जो ठीक हो गया उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वो आपकी एंड पे होती है, सेशन पे फाइनल एग्जाम जो आपके होते हैं वो आपकी समेटिव असेसमेंट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में फर्क समझ आ गई होगी। उसके बाद होती है आपके पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक का जैसे नाम से जाहिर है डायग्नोज करना, मींस कि आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट की और आपने देखा कि बच्चे के जो स्कोर्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर जो टीचर है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेगा कि क्या बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रही, इसके मार्क्स कम क्यों आया, मसला कहाँ पे है, कि मेरे पढ़ाने में मसला है, या बच्चे की सेहत का कोई मसला है, या बच्चे को समझ नहीं आ रही, कोई मीडियम और इंस्ट्रक्शन का मसला है, कम्युनिकेशन गैप है, या क्या मसला है, वो डायग्नोज करने की कोशिश करेगा कि बच्चे का जनाब मसला क्या चल रहा है। ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। फिर आपके पास होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है कि आपने सेशन मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल करने के बाद जो भी उसको आपने स्किल सिखा ली, फिर आपने एंड पे आता है असेसमेंट दैट रिक्वायर्स लर्नर्स टू डिमोन्स्ट्रेट स्किल्स थ्रू रियल वर्ल्ड टास्क और एक्टिविटीज। मीन को उसको बोले कि आप परफॉर्म करके दिखाओ, आपको परफॉर्म करके दिखाओ। जैसे मैं आपको ये असेसमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कहा जाए कि आप कोई पेपर बना के दिखाएं कि आप किस तरह से बच्चे की असेसमेंट करेंगे। ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल जो काम करके दिखाता है उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट। फिर आपके पास ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट है असेसमेंट दैट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ना, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, वहां पे आपको ऑथेंटिक असेसमेंट होती है कि जो भी आपको इल्म पढ़ाया है, जो भी आपको स्किल दिया है, जो भी आपको नॉलेज दिया है, कि आप रियल वर्ल्ड में भी जाके उसको कंक्रीटली भी अप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यह होती है ऑथेंटिक असेसमेंट। फिर होती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होती है जो बंदा अपनी असेसमेंट खुद करता है। जैसे मैं आपका टेस्ट लेता हूं तो साथ उसके आंसर की भी सेंड कर देता हूं, तो आप क्या करते हैं, अपने आंसर के साथ आंसर की के साथ मैच करते हैं, तो आप अपनी सेल्फ वैल्यूएशन खुद करते हैं कि क्या मैंने जो पढ़ा तो मुझे समझ आ गई है कि नहीं। आपकी होती है सेल्फ असेसमेंट डन बाय ओन। ठीक है जी। फिर होती है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट होती है जो आपके दोस्त एक दूसरे के, पीयर कहते हैं दोस्त को, ठीक है जी, तो दोस्त एक दूसरे की असेसमेंट करते हैं, बच्चे ग्रुप्स में मिलकर ना, असेसमेंट वेयर लर्नर्स एवैल्यूएट द वर्क ऑफ देयर पीयर्स।
एक दूसरे का, जैसे आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में जब पढ़ते थे तो दो तीन बच्चों का जो ग्रुप होता है तो वो क्या कहते हैं, आप मेरा सबक सुनो मैं आपका सबक सुनता हूँ, ठीक है, या आप मेरा टेस्ट लो मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। तो वो क्विज वगैरह एक दूसरे से पूछ लेते हैं, तो वो होता है जी पीयर असेसमेंट होती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की असेसमेंट करना, ठीक है जी। फिर आपको होती है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट होती है जी कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर टाइम एंड शो केस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, कि जो भी लर्नर ने पूरे सेशन के दौरान जो जो भी पढ़ा होता है वो अपने नोट्स तैयार करता जाता है, साथ साथ उसका अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट करता है, पूरा उसके पास एक रिकॉर्ड होता है अपने पूरे सेशन के दौरान का, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। फिर आपके पास होती है जी एनेक्डोटल असेसमेंट। एनेक्डोटल असेसमेंट ये होती है कि जो टीचर जो है टीचर ऑब्जर्व करता है, टाइम टू टाइम बच्चे को ऑब्जर्व करता रहता है और अपनी डायरी में उसके हवाले से नोट्स लिखता जाता है, तो वो उसका उसको वो टीचर उस बच्चे के हवाले से जो रिकॉर्ड अपना तैयार कर लेता है उसके हवाले से जो बच्चे, तो वो रिकॉर्ड के मुताबिक एंड पे जाकर बच्चे के जो जो उसके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो टीचर्स के हाथ में होते हैं, तो वो उसमें ऐड करता है कि ये बंदा जो बच्चा जो था पूरे सेशन में एक्टिव रहा है नहीं रहा है, अटेंडेंस इसकी कैसी थी, इसका बिहेवियर कैसा था, वो सारे क्वेश्चन वो नंबर उसको देता है। फिर एक रुब्रिक बेस्ड असेसमेंट होती है जी, असेसमेंट यूजिंग प्री डिटरमिन्ड स्कोरिंग क्राइटेरिया एंड लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है जी। टूल्स मेथड रुब्रिक्स स्कोरिंग असेसमेंट चेकलिस्ट वगैरह जो है ना आपने प्री डिटरमिन्ड स्कोरिंग क्राइटेरिया रखा होता है, तो उसके हवाले से आपने उसको जो असेसमेंट करनी होती है जो प्री प्लान्ड होती है उसको हम कहते हैं रुब्रिक्स बेस्ड असेसमेंट। फिर आपके पास है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, यूनिफॉर्म असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड एंड स्कोर्ड एंड कंसिस्टेंटली टू एंश्योर फेयरनेस, जो आपने बिल्कुल फेयरली आपने किसी किस्म को बाइस या किसी बच्चे को जना फेवर या किसी के जानबूझ के नंबर नहीं काटा जाता है, बिल्कुल मेरिट बेस्ड जो आपकी असेसमेंट होती है आपकी हो जाती है। और जो आपके पास है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होती है। फिर होती है ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट। ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट ये है कि असेसमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्नर्स बिहेवियर स्किल्स एंड इंटरेक्शन, जो टीचर उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है बच्चे को, उसका मुशाहदा करता है कि जनाब ये लोगों के साथ किस तरह मिलना जुलना इसका किस तरह से है, इसका जनाब दूसरों के साथ बिहेवियर किस तरह का है, वो सारे के सारा उसकी ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट में होती है। फिर आपके पास है अडेप्टिव असेसमेंट। अडेप्टिव होता है अडेप्ट करना, ठीक है। असेसमेंट दैट अडेप्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी बेस्ड ऑन लर्नर्स रिस्पॉन्स, जो लर्नर जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे से पूछा जी बताएं जी आप जो है ना आप कहाँ पे रहते हैं, वो कहता है जी मैं फॉर एग्जांपल लाहौर में रहता हूँ, कहते हैं लाहौर कहाँ पे है जी पंजाब में है, पंजाब कहाँ पे है जी पंजाब पाकिस्तान में, पाकिस्तान कहाँ पे जी साउथ एशिया में, साउथ एशिया कहाँ पे है एशिया में है। तो वो मीन के बच्चे के आंसर में से ही आपने नेक्स्ट उसको फंसाते जाना उसको आस्ता आस्ता उसकी डिफिकल्टी के लेवल की तरफ आप उसको लेते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये होता है जी अडेप्टिव असेसमेंट, मीन के बच्चे का जो रिस्पांस है उसी को आप अडेप्ट करके उसका जो ना नेक्स्ट आप आंसर करते जाते हैं, उसको क्वेश्चनिंग करते जाते हैं, आपकी होती है अडेप्टिव असेसमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये असेसमेंट की टाइप्स और मोड्स के वाले जो मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है तो मुझे आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको बड़ी डिटेल से ही पढ़ेंगे। ये 20 आपके इडियम्स भरा मैंने लिखे हैं, ठीक है जी, 21 से 40 तक, पहले 20 में आपके पास हो गए थे, ठीक है। इसमें आप मरे जग पर लो, ठीक है, आफ्टर यूज डिलग, उसके बाद मदर्स बोल्ड अर्न फॉर हिज ओन चाइल्ड, अंडा बांटे रेवड़ियां अपनों को ही दे, ठीक है। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, अंधा क्या जाने बसंत की बहार, ठीक है जी, बसंत की बहार। तो ये आपके पास ये उर्दू के भी आपके पास इडियम साथ साथ मुहावरे चल रहे हैं, साथ इंग्लिश के। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आप इनकी स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियरली याद करना है। वो स्टेटमेंट आपको आधी देकर आधी इसमें से वो मिस करके बता सकता है कि कहें आप इसकी जो है ना स्टेटमेंट को मुकम्मल करें, या इनका जो मानी भी पूछ सकता है और इनकी आपने इस ट्रांसलेशन के हवाले से याद करके इसका आपने जो ना इसका जो मफहूम होता है, जो इसका पर्पज़ होता है ये ईडियम का, वो भी आपने अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप ये 20-20 करके अब ईडियम्स आपको मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। मैंने पहले ज़्यादा लिखे थे तो आप बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि ज़्यादा ना करवाएं, इतना हमें याद नहीं हो रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये थोड़ा थोड़ा करके इसको क्लियर कर लेंगे। कोशिश करेंगे अक्टूबर के से पहले अपना सिलेबस मुकम्मल करके बाद इंशाल्लाह ताला पेपर आने से पहले 2 दफ़ा इसकी रिवीजन भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।